धुरंधर के बाद बॉलीवुड में भूचाल आ गया है। एलिट गैंग की चुप्पी आखिर क्यों? एक फिल्म आई, पूरा देश झूम उठा। मोदी जी ने भी बात की, जाकिर खान ने तारीफ की, संदीप रेड्डी वांगा ने ट्वीट किया, लेकिन बॉलीवुड का एलिट तबका चुप, बिल्कुल चुप। ना ट्वीट, ना बधाई, ना एक शब्द। और इस चुप्पी के पीछे जो राज छुपा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आखिरी बात सबसे जरूरी है। कभी कभी किसी की चुप्पी उनकी बात से ज्यादा जोर से बोलती है। धुरंधर आई, बॉक्स ऑफिस पर तूफान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया था। जाकिर खान ने दिल खोलकर तारीफ की, राम गोपाल वर्मा बोले, संदीप रेड्डी वांगा बोले, लेकिन बॉलीवुड का वो एलिट तबका जो खुद को इस इंडस्ट्री का मालिक समझता है, वो मुंह पर ताला लगाए बैठा रहा। ना कोई ट्वीट, ना कोई कांग्रेचुलेशन, ना एक लाइन। सवाल ये है, ये चुप्पी आकस्मिक है या ये चुप्पी एक जवाब है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा जो मैं आज आपको बताऊं वो आपको समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो बातें यहाँ होती हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ जब भी कोई बाहरी, यानी जो बॉलीवुड के उस बंद दरवाजे से नहीं आया, जब भी उसने कोई बड़ी फिल्म बनाई, जब भी उसने इंडस्ट्री को हिला दिया, तब इस एलिट तबके ने उसे नजरअंदाज किया। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई, उनके साथ यही हुआ। संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी यही सुलूक किया गया और अब आदित्य धर की धुरंधर के साथ वही कहानी दोहराई जा रही है। जाकिर खान ने एकदम सही कहा था, जली है, और जली है तो, लेकिन इस बार थोड़ी और आगे निकल गई। अब संदीप रेड्डी वांगा का ट्वीट आया। उन्होंने लिखा, नजर से बचने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। अब सोचिए, कहीं ये शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट पर तंज था? चाहे जो भी हो, इस एक ट्वीट ने बॉलीवुड की अंदरूनी खेमेबाजी और जलन को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया। असली सवाल ये है, बॉलीवुड का ये एलिट तबका हिंदू इतिहास पर बनी फिल्मों में इतना क्यों चलता है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए। जब देश आजाद हुआ था तो बॉलीवुड में बहुत ऐसे अभिनेता, लेखक और निर्देशक आए जो पाकिस्तान से आए थे या इस्लामिक संस्कृति से गहराई से जुड़े थे। यह प्रभाव स्वाभाविक रूप से फिल्मों में दिखने लगा। और आपको जानकर हैरानी होगी, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले दिलीप कुमार का असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। 1960 में आई मुगले आजम में उन्होंने जहांगीर का किरदार निभाया और उस फिल्म में जहांगीर को एक महान सांस्कृतिक और आदर्श शासक के रूप में दिखाया गया, जबकि इतिहास में जहांगीर एक बेहद अय्याश और क्रूर शासक था जिसने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था और शराब में डूबा रहता था। लेकिन बॉलीवुड ने उसे नायक बना दिया। और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, उस दौर की फिल्में देखकर आज भी हंसी आती है और गुस्सा भी। अमिताभ बच्चन हरे रंग का झंडा लपेटकर स्क्रीन पर आते थे। उन्होंने 786 का बैज गर्व से पहना। मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे। उन्हें उदार, महान और सांस्कृतिक दिखाया जाता था। और हिंदू देवी देवताओं के साथ क्या होता था? जब भी हिंदू धर्म की बात आती तो या तो मजाक बनाया जाता या अंधविश्वास से जोड़ा जाता। पंडित हमेशा हास्यास्पद दिखते, मंदिर हमेशा पाखंड का अड्डा, हिंदू रीति रिवाज हमेशा पिछड़ेपन की निशानी। लेकिन किसी दूसरे धर्म को दिखाना हो तो बड़े अदब और सम्मान के साथ। ये दोगलापन दशकों तक चलता रहा। मुगलों को महान दिखाओ, हिंदू इतिहास को नकारो, यही बॉलीवुड की अघोषित नीति बन गई थी। जो ट्रोल करते हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, पहले पूरी बात सुनो फिर अपनी राय देना, क्योंकि जो सामने दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अगर अब तक की बात आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो एक काम करिए, अभी लाइक बटन दबाइए, बस एक क्लिक, ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच जाए। 1990 के दशक में आते आते हालात और भी बदतर हो गए। दशकों तक खान गैंग ने बॉलीवुड पर कब्जा जमाए रखा और जो नैरेटिव परोसा गया उसके बारे में मैं क्या कहूँ। यश राज फिल्म्स की जासूसी फिल्मों को देखिए। इनकी स्पाई यूनिवर्स में एक रॉ एजेंट ISI की महिला के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाता है। भारत का जासूस पाकिस्तान की रक्षा करता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ऐसी फिल्में भारत में बनती कैसे हैं और ये बैन क्यों नहीं होती। ये वही ISI है जिसने 26/11 करवाया। भारत में जितने बड़े आतंकी हमले हुए उनके पीछे ISI का हाथ रहा और यशराज की फिल्में उसी ISI का PR करती हैं। यशराज की स्पाई फिल्मों का वो सीन देखिए जिसमें भारत और पाकिस्तान का झंडा साथ साथ लहरा रहा है, जैसे दोनों एक हों, जैसे उस झंडे के तले कोई फर्क ही ना हो। 2009 में आई जोधा अकबर,
ऋतिक रोशन अकबर बने। फिल्म में अकबर को एक महान, नेक, प्रेमी और आदर्श राजा दिखाया गया, लेकिन सच्चाई क्या है? अकबर ने हिंदू राजाओं को आपस में लड़वाया, जबरदस्ती शादियां की, राजपूत राजकुमारियों को राजनीतिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किया, हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन बॉलीवुड ने उसे रोमांटिक नायक बना दिया। हैदर देखी है आपने? उसमें भी भारत की बुराई। कश्मीर में भारतीय सेना को खलनायक दिखाया गया। लाल सिंह चड्ढा में एक कुख्यात आतंकी का सॉफ्ट साइड दिखाया जा रहा था। अरे भाई, जो अपने धर्म के नाम पर किसी को भी मार सकते हैं, निर्दोषों का खून बहा सकते हैं, उनका सॉफ्ट साइड क्यों दिखाना है? उन्हें सिंपैथिक क्यों बनाना है? लेकिन यही बॉलीवुड के एलिट का एजेंडा था। 2014 के बाद चीजें बदली और मैं यहाँ डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर 2014 में बीजेपी सत्ता में नहीं आती तो इसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं था। 2014 से पहले जो फिल्म हिंदू इतिहास का सच दिखाती उसे प्रोपेगेंडा कहा जाता, जो मुगलों की बुराई करती उसे सांप्रदायिक कहा जाता, जो पाकिस्तान का विरोध करता उसे युद्धोन्मादी कहा जाता। लेकिन 2014 के बाद एक नई हवा चली, दर्शक जागे, सवाल उठने लगे और जो लोग बॉलीवुड को अपनी जागीर समझते थे उन्हें एहसास होने लगा कि अब दर्शक वो नहीं देखेंगे जो आप परोसोगे, बल्कि वो देखेंगे जो सच है। फिर आई नई नई पीढ़ी के नए नए कलाकारों की फिल्म। ये वो बाहरी लोग थे जिन्हें बॉलीवुड के एलिट तबके ने हर कदम पर रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ते रहे। विवेक अग्निहोत्री ने जब कश्मीर फाइल्स बनाई तो कई बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने फिल्म को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि इस्लामिक टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दोनों जगह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करवा दी गई। विवेक जी ने खुद बताया था, बॉलीवुड से जुड़े कुछ ताकतवर मीडिया लोगों ने ये सब करवाया। फिल्म रिलीज के बाद मुख्य धारा के मीडिया में 2 दिन तक 1 इंच भी जगह नहीं दी गई और बॉलीवुड के अंदर कोई अभिनेता इस फिल्म में काम करने को तैयार नहीं था। डर था कि काम मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद कश्मीर फाइल्स एक सांस्कृतिक क्रांति बन गई। पूरे भारत को पहली बार पता चल गया कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था। संदीप रेड्डी वांगा की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। एनिमल जब आई तो हमला सिर्फ संदीप पर हुआ, रणबीर कपूर की तारीफ होती रही और सारा निशाना वांगा पर। यहाँ तक कि एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक सपोर्टिंग एक्टर को सिर्फ इसलिए कास्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो वांगा की कबीर सिंह में दिखा था। रणबीर को बायकॉट नहीं क्योंकि वो इनसाइडर है। बाहरी को लात मारो, यही नीति है। आदित्य धर 2006 में बॉलीवुड आए। 13 साल तक संघर्ष किया, किसी ने हाथ नहीं थामा, किसी ने मौका नहीं दिया, फिर खुद पैसे जुटाए और URI बनाई जो सुपर हिट हुई। अपने 72 घंटों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। ये डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर उन्होंने धुरंधर दी जिसने बॉलीवुड की नींव हिला दी। अगर ये बातें आपको भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये बातें हर भारतीय को जाननी चाहिए। नीचे कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट देशभक्त फिल्म कौन सी है। लेकिन इस पूरे बदलाव की शुरुआत की थी SS राजामौली ने। बाहुबली ने पहली बार ये साबित किया कि भारतीय संस्कृति को गाली दिए बिना भी फिल्में बन सकती हैं और दर्शक उन्हें प्यार करेंगे। उन्होंने वो दरवाजा खोला जिससे तानाजी, छत्रपति संभाजी, कांतारा, RRR और धुरंधर जैसी फिल्में बाहर आई। और अब तो बॉलीवुड के इनसाइडर्स भी राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रामायण बन रही है। ये बदलाव क्यों? और ये सब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही संभव हुआ। कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान परस्त इस्लामिक रेडिकल कंटेंट को बढ़ावा मिलता था। वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, आर्टिकल 370 हटे, हिंदू अपनी संस्कृति पर गर्व करें। बीजेपी मानती है कि भारत एक गौरवशाली हिंदू सभ्यता है, इसलिए बीजेपी के कार्यकाल में कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, तानाजी, RRR, धुरंधर बनी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसमें 90% फिल्में कांग्रेस सरकार में नहीं बन सकती थी। अब इस सिविल वॉर में कौन जीत रहा है साफ दिख रहा है, बाहरी ही जीत रही हैं। आदित्य धर की फिल्में बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्में, संदीप वांगा ब्लॉकबस्टर, विवेक अग्निहोत्री मेगा हिट, इन सबको ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन ये नेशनल फेनोमेनन बन गए बिना पुराने बॉलीवुड की मंजूरी के। पहले एक पत्ता भी बॉलीवुड एलिट की इजाजत के बिना नहीं हिलता था। आज एक बाहरी की वजह से पूरा बॉलीवुड पत्ते की तरह हिल रहा है। और आगे सुनने में आ रहा है कि आदित्य धर चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म लाने वाले हैं और ये सच में बहुत बड़ी बात है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने नंद वंश जैसी शक्तिशाली
सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका, सिकंदर के उत्तराधिकारियों को युद्ध में धूल चटाई और चाणक्य की अद्भुत नीति के साथ मिलकर एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। और जब सब कुछ उनके हाथ में था, सत्ता, वैभव, साम्राज्य, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यही वो कहानी है जो दुनिया को बतानी चाहिए। आदित्य धर और रणवीर सिंह का ये प्रोजेक्ट इसलिए इतना रोमांचक लग रहा है। इसमें युद्ध है, नीति है, ड्रामा है और आत्म त्याग है। नितेश तिवारी रामायण ला रहे हैं, अच्छी होगी या बुरी वो अलग बात है, लेकिन कम से कम भारत का वो असली इतिहास और संस्कृति पर्दे पर आएगी जो हमेशा से दबाई जाती रही है। और सबसे बड़ी बात, एस राजामौली की बनारसी ये इस वक्त सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। बताया जा रहा है कि इसमें भगवान राम का 20 से 25 मिनट का हिस्सा होगा। सोचिए, अगर एस राजामौली भगवान राम को पर्दे पर उतारेंगे तो वो दृश्य सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में जाएगा। भारत का गौरवशाली इतिहास और संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। और सच में सिनेमा एक ऐसी चीज है जो किसी देश की छवि बदल सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान ने अपने एनिमे के जरिए पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति फैलाई। आज दुनिया का हर कोना जापानी संस्कृति को जानता है, पहचानता है, पसंद करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जापान अपनी कहानियां खुद बताई। सॉफ्ट पावर का यही असली अर्थ है। भारत के पास तो हजारों साल का इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, चंद्रगुप्त है, पृथ्वीराज है, शिवाजी है। बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से दुनिया के सामने रखने की। लेकिन बॉलीवुड में एक लॉबी है जो इन फिल्मकारों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, रोड़े अटकाएगी, नजर अंदाज करेगी। फिर भी अच्छी बात ये है, ये नए कलाकार, फिल्मकार किसी से नहीं डरते और दर्शक भी इनके साथ हैं। बॉलीवुड की ये चुप्पी ये सिर्फ जलन नहीं, ये एक पुराने अहंकार का टूटना है। वो अहंकार जो सोचता था कि भारत की कहानी वही लिखेंगे, भारत का इतिहास वही तय करेंगे, भारत का दर्शक वही देखेगा जो वो परोसेंगे। लेकिन आज आदित्य धर ने उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। विवेक अग्निहोत्री ने, संदीप रेड्डी वांगा ने, एस राजामौली ने और सबसे बड़ी बात आप जैसे करोड़ों दर्शकों ने। क्योंकि जब दर्शक जागता है तो पूरी इंडस्ट्री बदल जाती है। उम्मीद है आगे बॉलीवुड बदलेगा, भारत का असली इतिहास पर्दे पर आएगा और एक दिन भारतीय सिनेमा दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बनेगी। वो दिन दूर नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, क्योंकि ये बात हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर जरूरी खबर आप तक पहले आए। और नीचे कमेंट में बताइए आपकी नजर में अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।